नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। काफ़ी कुछ इस हफ्ते हुआ। अयोध्या राम मंदिर की जो एक पूरी डोनेशन के ऊपर कंट्रोवर्सी आई है, वहां से लेके पीएम मोदी का दौरा, क्या कैबिनेट रीशफल होगा, काफ़ी मुद्दों पे आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। मैं पहले प्रश्न के साथ जो ललित ने भेजा है उससे इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहूँगी। वो ये कहते हैं कि मर्फी लॉ कहता है कि जो भी गलत हो सकता है वो होगा ही। लगता है जैसे मोदी सरकार पर अभी ये लागू हो रहा है। पहले यूजीसी के जो नियम आए थे, सामान्य वर्ग के एक तबके को उन्होंने नाराज कर दिया। वो कहते हैं फिर नीट और सीबीएसई के कारण बच्चे और उनके जो एक तरह से लाभार्थी हो सकते थे, जो बेनिफिशियरी हो सकते थे, उनका गुस्सा आया। फिर राम मंदिर ट्रस्ट और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर घोटाले का आरोप। उसके बाद वो ये जानना चाहते हैं, क्या आपको भाजपा की रणनीति में कुछ बदलाव आपको लगता है हो रहा है, या दूसरी जिस तरह की पार्टीज हैं उससे तोड़ने वाली संख्या बल के कारण वह अभी भी एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस है, विश्वास की कमी नहीं आई है, उनको लगता है हम कर लेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं जिससे कि डिसइल्यूजनमेंट हो सकता है। जैसे आप राम मंदिर जी। की बात कर रही हैं। अब राम मंदिर में अगर आपको, जैसे आलोक कुमार जो इंटरनेशनल वीएचपी प्रेसिडेंट हुआ, वो कह रहे थे कि 3300 करोड़ 3300 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ, आपने सब ट्रस्ट को दे दिया। 1800 करोड़ जो है सो अब तक खर्च हुआ राम टेम्पल पे। लेकिन जो 3300 करोड़ जो आपने करीब 12.5 करोड़ घरों से, जो करीब 60-65 करोड़ आदमी कह लीजिए इंडिविजुअल, उनसे कलेक्ट किया। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो जिन्होंने पैसे दिए वो भी सोच रहे होंगे कि हमने तो भगवान के लिए दिया, उनके मंदिर बनाने के लिए दिया, हमारा पैसा यूज हुआ कि नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें किस पे आप गुस्सा करेंगे? आप हो सकता है ट्रस्ट पे गुस्सा करें, लेकिन अब ट्रस्ट में बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि कितना इम्पैक्ट इसका हो सकता था, मतलब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस लेवल तक जाता है। ऑफ कोर्स सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी, बट अभी ट्रस्ट के इंडिविजुअल्स के नाम पे है। लेकिन वही गवर्नमेंट ने कैसे मैनेज किया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क होना शुरू हो जाता है कि आपने मैनेज क्यों नहीं किया, इंडिविजुअल्स जो कर रहे हैं आप कहाँ थे। तो ऐसे ही नीट वाले में है कि ठीक है, आप मिनिस्टर को आप सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस के लिए कह सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्ट उनका काम नहीं होता, उनका सिस्टम होता है जो रन करना होता है, उसमें एक ओवरऑल गवर्नमेंट पे आ जाती है। तो इतने सालों बाद, 12 साल के बाद, अब लोग जो है सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही जज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उनके कहा नहीं बोलते, अब होते गवर्नेंस कैसा रहा। मोदी गवर्नमेंट के इश्यूज आने लगे हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा। उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी है, उनके इंटेग्रिटी पे अभी भी कोई शक नहीं कर रहा। लेकिन उनकी सरकार ने क्या क्या किया है, तो अब जब सरकार से क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे तो नेचुरली थोड़ा सा उसमें जो एक आपको डिसइल्यूजनमेंट दिख रहा है, कई चीज़ों के थ्रू आपको दिख रहा है कि लोग उस तरह से खुश नहीं हैं। तो देखिए, नेचुरली सरकार से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, थोड़े से लोग डिसइल्यूजन्ड भी हो रहे हैं कि ठीक से सब कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने काफ़ी कुछ गिनाया है इसमें, और भी कई मुद्दे हैं। लेकिन किसका इम्पैक्ट, क्या मतलब बीजेपी फील कर रही है? एक्चुअली नहीं। अब जब बीजेपी नेताओं से बात करें तो कहते हैं कि सब मैनेज हो जाएगा। एक तो अब अगला लोकसभा चुनाव 3 साल बाद है, दूसरा जब स्टेट का चुनाव होता है तो एक दूसरे दूसरे मुद्दे आ जाते हैं। तो बीजेपी लीडर्स से अपील है तो कॉन्फिडेंट उतने ही है। केवल ये नहीं कि डिफेक्शन अभी हो गया है, अब है कि अपोजिशन जो वीक है ऑलरेडी थी, वो वीकर हो रही है। तो अगर मोदी सरकार से के बारे में लोगों के क्वेश्चन भी होंगे दिमाग में कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर वही क्वेश्चन आता है, तो फिर कौन? मोदी सरकार नहीं तो कौन? और कौन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पर भी आता है। कौन का अभी तक आंसर पूरा नहीं निकल के आया है। तो इस बीजेपी के आत्मविश्वास की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हो सकता है कि लोगों में थोड़ा सा डिसइंचेंटमेंट हो रहा हो सरकार से, लेकिन दूसरी सरकार कौन आएगा उस पर कहीं अब लोगों का वो नहीं देख रहे हैं कि उस तरफ जा रहे हैं। वो आत्मविश्वास का वो कारण है मेनली। जी, संकल्प जानना चाहते हैं कि हाल के जो राजनीतिक उथल-पुथल में से आपको कौन-सी घटना सबसे कम चौंकाने वाली थी? और वो ये भी कहते हैं, ईमानदारी से बताइए कि आपको टीएमसी में हुई टूट का अंदाज़ा आपने लगाया था? क्योंकि वो कहते हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद आपने जो
शिवसेना यूबीटी में होने वाला था, उसको लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही वो कहते हैं तब प्रिंट का एक 50 शब्दों का जो एडिटोरियल आया था उद्धव ठाकरे के प्रति, उसको वो अनुचित कहते हैं। बीजेपी से अलग होने और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से वो हिंदुत्व और नेटिविटी के मुद्दों को लेकर उलझन में पड़ गए, क्योंकि इनमें से किसी भी मुद्दों का पहले की तरह जोर-शोर से नहीं उठाया जा सकता था। और वो ये जानना चाहते हैं, उन्होंने एक सकारात्मक छवि बनाने और गैर मराठी भाषी लोगों को, चाहे वो गुजराती हों या उत्तर भारतीय हो, तक पहुंचाने की कोशिश की। उद्धव की मुख्य गलती वो मानते हैं शरद पवार की ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा आंकलन करना था। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले जब कहते हैं कि सबसे कम सरप्राइजिंग क्यों लगा, मतलब सरप्राइजिंग तो कोई नहीं लगा। ना आम आदमी पार्टी से लगा, ना शिवसेना से लगा, ना तृणमूल कांग्रेस के डिफेक्शन से लगा। लेकिन सबसे कम सरप्राइजिंग मुझे बोलना हो तो मैं कहूँगा शिवसेना से है। क्योंकि शिवसेना में पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे बोल रहा हूँ कि जैसे अब एकनाथ शिंदे के जो एमपीज हैं, उनकी पार्टी ओरिजिनल जो शिवसेना जिनके पास है अभी, तो उनके एमपीज की कोई पार्टी में जाते थे तो आप देखते थे कि उद्धव ठाकरे के भी जो उनके कैंप के एमपीज हैं वो भी आते रहते थे। तो उन्होंने हमेशा चैनल अपना खोल के रखा हुआ था इधर भी। और दूसरे उसमें उद्धव ठाकरे ये गलती कर सके, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की केवल ये कारण नहीं है कि डिस्कनेक्ट जो है, जैसे एकनाथ शिंदे हैं या उनका बेटे श्रीकांत शिंदे हों, ये लोग लगातार टच में रहते हैं अपने पार्टी एमपीज से, एमएलए से, वर्कर्स से, मतलब 24/7 पॉलिटिशियंस हैं वो। जो ठाकरे फैमिली में वो नहीं है, वो अभी भी एक फ्यूडल वाले एक जो है कि हम पार्टी रन करते हैं तो लोग आए। तो वो डिस्कनेक्ट जो बहुत विजिबल था, क्योंकि दूसरा साइड जो है, आपको पता है कि एमएलए एमपीज और टूटेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है अगला 3 साल में पता नहीं क्या होगा। लेकिन कोई कोशिश आप नहीं देख रहे थे कि उनको किसी तरह से पकड़ के रखा जाए। मतलब कभी मीटिंग बुला ले, केवल मीटिंग बुलाने से नहीं होता है। जो पर्सनल कनेक्ट जो एक एकनाथ शिंदे का है अपने एमपी एमएलए से, वो वहाँ मिसिंग था। एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की बात नहीं थी। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट एक्चुअली मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा बेटर होगा, बिकॉज जो नेटिविस्ट फिलॉसफी आइडियोलॉजी अब चलती नहीं वो। अब मुंबई में जाके, मुंबई की पार्टी है, उसमें आप जितने हिंदी स्पीकर्स हैं, जितने बाहर के आपके माइग्रेंट्स हैं, वो इतने पावरफुल लॉबी है वहाँ पे, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते। उसमें हिंदुत्व में गए तो बाल ठाकरे ने 80s में शिफ्ट कर लिया था, तो उस पर अभी हैं उस तरह से। लेकिन ऑब्वियसली जब आप जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, एनसीपी के साथ जाएंगे, तो बहुत बहुत बढ़ चढ़ कर तो नहीं बोल सकते। खैर एनीवे, जहाँ तक उनकी नेटिविस्ट आइडियोलॉजी की बात है, तो वहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ उनका शिफ्ट सही था। देखिए, जब एक सोसाइटी चेंज होते चली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन चीज़ें होती चली जाती है, तो फिर उस तरह की आइडियोलॉजी बियॉन्ड ए पॉइंट चलती नहीं। तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो अपना थोड़ा चेंज करना चाह रहे थे, तो वो एक पॉजिटिव मूव था। लेकिन पॉइंट ये था कि डिस्कनेक्ट जो उनका बढ़ता चला गया अपने ही लोगों से। तो इसीलिए शिवसेना का तो मैं सबसे लीस्ट सरप्राइजिंग कहूँगा। टीएमसी वाले में सरप्राइज मेरा इससे नहीं कि डिफेक्शन हुआ। डिफेक्शन का तो था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो जहाँ भी बीजेपी जीतती है तो नेचुरली वो डिफेक्शन शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे से अपोजिशन पार्टी में। लेकिन जिसे स्केल का डिफेक्शन हुआ है, वो स्केल आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। प्लस जिस तरह के लोग गए हैं, आप अगर उम्मीद नहीं करें कि अब मुस्लिम एमपी जो है तृणमूल कांग्रेस के, वो बीजेपी के साथ चले गए, मतलब अगर मुर्शिदाबाद से हैं, उस पूरे उस बेल्ट से हैं, तब दोबारा किस तरह से अब री इलेक्ट होंगे, अब वो भी चले गए। तो इस तरह का आपको वो स्केल का अंदाजा नहीं था। डिफेक्शन होगा, लेकिन 20 एमपी चले जाएं 28 एमपीज में से, वो नहीं सोचा था। 58 एमएलए चले जाएं, अब तो 60 हो गया, वो इतने चले जाएंगे निकल के एक साथ ममता बनर्जी को छोड़ के। बिकॉज डोंट फॉरगेट, उनका वोट शेयर काफ़ी सिग्निफिकेंट है अभी, लेकिन जिस तरह छोड़ा लोगों ने, वो स्केल सरप्राइजिंग था। आम आदमी पार्टी में भी शायद कह सकता हूँ कि शायद स्केल सरप्राइजिंग था, बिकॉज 10 में से 7 एमपी चले जाएंगे राज्यसभा के, 3-4 पे तो हम लोगों को हमेशा नज़र रखे हुए थे कि शायद ये जा सकते हैं, उनके जनरल अप्रोच से लग रहा था। लेकिन इतने चले जाएंगे एक साथ, वो सरप्राइजिंग, थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो स्केल सरप्राइजिंग था, होगा ये, इसमें कोई सरप्राइज नहीं था। नरेंद्र आर्य जानना चाहते हैं, अगर एनडीए को 2/3 बहुमत मिल जाती है तो कौन से बिल वो पास करेंगे? देखिए, 2 मेजर बिल्स हैं। पहला जो एनडीए की नज़र है वो है 131st अमेंडमेंट बिल, जो है, तो कहने को तो आप मतलब विमेंस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है 29 से, लेकिन उसका लार्जर डिलिमिटेशन वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बिकॉज एक डिलिमिटेशन अगर आप कर पाए 2/3 मेजोरिटी के साथ, 131st अमेंडमेंट पास हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाकी तो दोनों बिल्स हैं, उसमें आपको डिलिमिटेशन बिल और यूटी बिल, वो तो इसी ही उनका इनेबलिंग बिल्स हैं। लेकिन वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो गया तो डिलिमिटेशन बहुत, मतलब फिर ये सरकार करेगी।
और फिर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं असम में क्या हुआ, JNK में क्या हुआ, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा मतलब रूलिंग पार्टी के लिए। तो वो मेजर है उसका। और एक बार 2/3 आ गया तो सेकंड मेजर बिल जो मैं कहूँगा वो आपकी देखिए वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है, अभी वो JPC में है, JPC की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन फिर उन पे उनकी उस पर नज़र होगी। उसमें भी कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्वॉल्व है जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो नेक्स्ट उनका वो टारगेट रहेगा। बाकी नॉर्मल भी बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट आ सकते हैं, लेकिन ये दो पे मेरे NDA की मेजर नज़र रहेगी। जी, हितेश नौटियाल का सवाल लेना चाहूंगी। वो कहते हैं बीजेपी ने दूसरी राजनीतिक पार्टियों के कई नेताओं को मुख्यमंत्री या मंत्री, राज्यपाल और संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं जैसे पदों पर शामिल किया है। क्या पार्टी ने इस बात का आकलन किया है कि उसकी मौजूदा लीडरशिप का कितना हिस्सा मूल रूप से बीजेपी के बाहर से आया है, जो बाद में जुड़े हैं, और इससे पार्टी के संगठनात्मक जो कैडर बनाम राजनीतिक विस्तार पर दिए जाने वाले जोर के बारे में क्या पता चलता है? देखिए फ्रैंकली बताऊं, एक अगेन स्केल का मामला है, कितने लोग गए। ऐसा नहीं था कि बीजेपी में पहले लोग आते ही नहीं थे। अब वे बैक अब जाए आप 1954 की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डेथ के बाद जो वन ऑफ द फाउंडर्स थे जनसंघ के, मौली चंद शर्मा, वो कांग्रेस से आए थे, पहले कांग्रेस में थे, वो उसमें कांग्रेस में काउंसलर भी हुआ करते थे। वो आके फिर इधर आए और वो जनसंघ के वन ऑफ द फाउंडर्स बन गए। और फिर 54 में उन्होंने जनसंघ छोड़ दिया बिकॉज अपने लोग वर्किंग कमेटी में नहीं लगा पाए। वो चाह रहे थे कि वो सक्सीड करे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, हो नहीं पाए, तो जनसंघ छोड़ दिया। तो डिफेक्शन तो खैर इतना पुराना जाता है। और आप एक्चुअली और पीछे जाएंगे तो डिफेक्शन एक पार्टी से दूसरी पार्टी में यही बहुत पुराना है। उस समय आपका YV चौहान कमेटी रिपोर्ट आई थी डिफेक्शंस पे 69 में। उसमें आप देखेंगे फर्स्ट 4 लोकसभा इलेक्शंस में 500 से ज़्यादा जो है सो MLA इधर से उधर गए थे। और एक्चुअली मार्च 1967 और फेब 68 के बीच में उसमें 400 से ज़्यादा लोग इधर उधर गए थे। डिफेक्शन होता रहता है। एक बीजेपी के, अच्छा उस समय कांग्रेस की तरफ जाते थे नेचुरली लोग। बीजेपी के लिए जो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, एक प्योरिटी की जो बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल प्योरिटी शायद इम्पैक्ट हो जाएगी उससे, उसको बीजेपी दूसरी तरह से देखती है कि देखिए अभी आप, इनका ये है कि चूंकि उसमें आइडियोलॉजिकली उतना आप ट्रेंड नहीं हैं, आप आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं हैं, आप शाखा में नहीं गए थे संघ के, उतना हिंदुत्व आपका कोर, आपका आइडियोलॉजिकल बिलीफ नहीं है, तो इसीलिए आपने जब बीजेपी ज्वाइन किया तो कभी जब संकट आएगा, क्राइसिस आएगा, तो फिर ये लोग चले जाएंगे, वो है। लेकिन वो किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। और बीजेपी उसमें काफ़ी चेंज कर, देखिए जब आप पूरा पैन इंडिया पार्टी है, जब वो एक्सपैंड करना है तो उसमें ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ जिस तरह से आप चाहे थे, पूरा एक आइडियोलॉजी बेस्ड, वो फिर काफ़ी टाइम लगता है उसमें। अभी अब किसको कहेंगे, अब आपको हिंदुत्व का मामला लें तो क्या शुभेंदु अधिकारी या हेमंता बिश्व शर्मा कम कमिटेड है? देखिए हेमंता बिश्व शर्मा को देख लीजिए, कई सालों से क्या कह रहे हैं, जब कांग्रेस में थे अब क्या कहते थे, अब क्या कर रहे हैं, पूरा चेंज हो गया। आइडियोलॉजी में देखेंगे तो आप इवन आपके योगी आदित्यनाथ भी मतलब किसी संघ शाखा से नहीं निकले हैं। लेकिन है कि आप जब बाद में, चलिए योगी आदित्यनाथ उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी मतलब आइडियोलॉजिकली हमेशा सेम ही रहे, तो RSS को उससे इशू नहीं होगा क्योंकि आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो बाहर से कांग्रेस से आए हैं, समाज चौधरी हो गए, आपको जो समाज चौधरी जो कि आपके इनकी राबड़ी देवी की जो सो कॉल जंगल राज की अब गवर्नमेंट बोलते थे, उस जंगल राज की गवर्नमेंट में समाज चौधरी मिनिस्टर थे। उसको छोड़ के JDU में आए, उसको छोड़ के बीजेपी में आए, लेकिन फिर बना दिया। बीजेपी का अपना ये है कि एक्सपेंशन के लिए ये बहुत जरूरी है, और एक बार जब फुल एक्सपेंशन हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे एक बाकी ग्रोथ भी जो है ऑर्गेनिक आइडियोलॉजी सारा पुश होती रहेगी। और जो आए हैं ऐसा नहीं कि वो अपना पुराना आइडियोलॉजिकल बिलीफ लेके आ रहे हैं। एक्चुअली जो कोर, जो आइडियोलॉजिकल कोर जो है बीजेपी में, उससे ज़्यादा आप देखते हैं कि जो बाहर से है वो ज़्यादा उस पर रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, वो ज़्यादा वोकल रहते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा संघ में इसको लेके एक हिचक है कि वो चेंज हो रहा है, वो स्ट्रैंड उस तरह की पार्टी रह रही है, लेकिन प्रैक्टिकल वहाँ पर संघ भी प्रैक्टिकल है कि जब आप इतना एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन के लिए आपको बाहर से लोगों को लाना पड़ता है। जी, हमारे एक दर्शक का आपसे सवाल है, कौन से मंत्री असल में PM मोदी के करीबी हैं और सिर्फ सीनियरिटी या एक तरह से विविधता, समानता, इस तरह की वजह से उस पद पर नहीं है? देखिए केवल PM मोदी की बात हर एक सरकार में होता है, कुछ क्लोज हो जाते हैं। जैसे अभी आप किन किन का नाम लूँ, आप अमित शाह का नाम ले लीजिए, आप राजनाथ सिंह का नाम ले लीजिए, आप निर्मला सीतारमण का ले लीजिए, तो
जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी को खास जाने जाते हैं कि जिनके थ्रू करवाते हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले लीजिए फॉर इंस्टेंस, या भूपेंद्र यादव का जो सब क्लोज है, तो उसमें कई मंत्री हैं, तो नाम नहीं लूंगा। वो जो DEI कर रहे हैं, वो विविधता समानता और वाली बात, उसमें कौन कौन है, उसमें क्या वो उस एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा कि कौन है क्या नहीं है। सत्यप्रज्ञन दास का प्रश्न है, अब जब फिरहाद हकीम और टीएमसी के दूसरे पुराने लोग बागियों में शामिल हो गए हैं, तो असेंबली में बागी खेमा असली टीएमसी होने का दावा कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी के मामले में? ये कर रहे हैं ऑलरेडी, इन्होंने ऑलरेडी बागी खेमे ने इलेक्शन कमीशन को मूव किया है कि पार्टी सिंबल चाहिए। तो उसमें हम पिछले एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंबल में एक जो जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो 10th शेड्यूल जो आपका है, उसमें है कि ओरिजिनल पार्टी को मर्ज करना है, तभी स्पीकर भी देखेगा कि रियल पार्टी है या नहीं, बिफोर इनको रिकॉग्नाइज अप करते हैं कि मतलब इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। हमने लंबी उस पर बातचीत कर ली है। तो लीगल स्टैंड पॉइंट एक अलग है, जो लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है, इनका अपना अलग इंटरप्रिटेशन है। ये देख रहे हैं जो एनसीपी में हुआ या शिवसेना में जो हुआ। लेकिन एनसीपी शिवसेना और में देखिए उस समय क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का उस समय तक फाइनल रूलिंग नहीं आया था। तो जब ईसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, जब सरकार चली गई उद्धव ठाकरे की, उसके बाद ईसी ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया कि नहीं असली मतलब सिंबल जो है तो शिवसेना को जाना चाहिए, या फिर उसके बाद कि आपको अजित पवार के फैक्शन को जाना चाहिए ओरिजिनल सिंबल। उस सब के बाद आया है आपका ये सुप्रीम कोर्ट का 5 जज का बेंच का जो एक रूलिंग था, जो बहुत कैटेगरिकली उन्होंने जहाँ पे कहा है कि ओरिजिनल पार्टी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये नहीं कि लेजिस्लेचर पार्टी 2/3 या कोई भी नंबर हो, वो कह रहे हैं कि नंबर इसमें मैटर नहीं करेगा, 2/3 जाए कहीं भी जाए, लेकिन पहले पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करेगी दूसरी पार्टी से, और फिर उस पार्टी को जो है 2/3 लेजिस्लेचर बॉडी जो है उसको अप्रूव करना है। बट फर्स्ट स्टेप है 2/3। ये फर्स्ट स्टेप है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओरिजिनल पार्टी मर्ज करे। तो जो कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन रहा है, और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इनको बागी जो टीएमसी के एमएलएज हैं, इनको मुश्किल हो जाएगी। हालांकि एमपीज ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो उनके लिए केस ही अलग है कि एक बार आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो आप नहीं कह सकते, जो एनसीपीआई जो उन्होंने किया है, अब आप जाके कह नहीं सकते कि हम ओरिजिनल टीएमसी हैं, बिकॉज आपने तो ज्वाइन कर लिया दूसरी पार्टी को। हालांकि उसको मर्जर को अभी अप्रूव नहीं किया स्पीकर ने। यहाँ पे है इनको सेपरेट ब्लॉक चाहिए था, जो अगेन सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो नहीं जाता। लेकिन अब इसी में जाएंगे, देखिए अब इन चीज़ों में क्या होता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन हो या इस तरह की चीज़ें हो, स्पीकर डिसाइड करता है। और स्पीकर को अब जितना भी एक आइडियली स्पीकर को न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, जो कभी नहीं होता, बिकॉज जो रूलिंग पार्टी होती है वो चुनते हैं, आपको कमिटेड रहते हैं आप उस पार्टी से जिसमें बिलोंग करता है, तो वो तो होना नहीं है। तो डिसीजन आपको हाउस के अंदर में जो होगा उसका उनका डिसीजन आपको पता है, फिर आप इसी जाएंगे वहाँ भी डिसीजन पता है, फिर आप कोर्ट जाइए, अब कोर्ट से जब तक फिर से फैसला आएगा, उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच का अब लार्जर बेंच करेगी, अब जो भी बेंच जैसे इंटरप्रेट कर ले, तो वहाँ पे जब फाइनल आएगा तब तक हो सकता है कि इतना लेट हो जाए आपके लिए कि रिलीफ मिले नहीं मिले। तो अभी तक स्थिति वो है, इंटरप्रिटेशन का मामला है सारा। जी, हमारे एक व्यूअर का प्रश्न है, किसी ने उनसे मोदी के भाषणों के बारे में पूछा और मैं नैरेटिव के बारे में वो एक बात उठाना चाहता हूँ। लंबे समय तक राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी बीजेपी के लिए पोल स्टार थे, और जब पीएम मोदी उसी जगह पर एक ज़्यादा सेकुलर विकसित भारत 2047 चाहते हैं। वो कहते हैं एक बड़ा बैनर जिसके तहत वो उम्मीदों को पूरा कर सकें और सभी को एक साथ ला सकें, लेकिन जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा, यह अपने मैसेज में बहुत साफ नहीं है और ऐसा नहीं लगता कि यह जनता और बीजेपी के आम लोगों में उतना जोश जगा पाता है जितना राम मंदिर की जब बात होती है या आर्टिकल 370 ने जगाया था। आपका इसके बारे में क्या अंदाजा है, और क्या आपको लगता है कि किसी लेवल पर आरएसएस, बीजेपी आइडियोलॉजी और नैरेटिव को लेकर एक तरह से लापरवाह हो गए हैं? नहीं, ये मेरा आंसर वही होगा जो पिछले 1-2 सवाल पहले मैंने जो जवाब दिया था। लापरवाह नहीं हुई है ना, कंप्लेसेंसी है उसमें। क्योंकि एक लार्जर पिक्चर देखिए, अभी जो है एक हिंदुत्व एक ध्रुव, मेन ध्रुव वो है, सारा आपका नेशनल पॉलिटिकल डिस्कशन उसके अराउंड चलता है। मतलब जो सो कॉल सेकुलर पार्टी हुआ करते थे, वो उनकी भी ज़्यादातर वो इस कोशिश में रहता है कि हिंदुत्व को कैसे काउंटर किया जाए। पहले था कि आप सेंट्रल लेफ्ट के लोग उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखते थे कि दूसरा राइट कहाँ है। अब राइट पूरा सेंटर में है, सेंटर मतलब पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स के, और बाकी सारे पार्टी उसके आसपास उनके रिस्पॉन्स के अनुसार अपना पॉलिटिक्स जो है
अपना रीएडजस्ट कर रही है। तो यही बहुत बड़ी विक्ट्री है मतलब आरएसएस और बीजेपी की, कि आपका जो एक आइडियोलॉजी है वो एक सेंट्रल आइडियोलॉजी है कंट्री के लिए अभी, और बाकी सारे उसके रीएडजस्ट कर रहे हैं। तो उसको कंप्लेसेंसी नहीं की, कॉन्फिडेंस अब कह लीजिए कि अब हम वहाँ पहुँच गए हैं कि जहाँ से बाकी लोग हमसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना पड़ता अपनी आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स को। जी, चिराग जानना चाहते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सभी बड़े फैसले होते हैं वो पीएमओ का उसमें बहुत दबदबा होता है, और ख़ासकर जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें पीएम ने 2014 में चुना था और जो अभी भी एक तरह से एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता इस टीम को एक तरह से बदलने और नए चेहरों को लाने का समय आ गया है? साथ में ही वो ये भी पूछते हैं इसमें उन सीनियर आईएएस ऑफिसर पर क्या असर पड़ेगा जिन्हें इस टीम ने नज़रअंदाज किया है? देखिए एग्री कर दोनों पॉइंट आपका जो है, लेकिन ये पीएम मोदी का ये नहीं है, नया स्टाइल नहीं है, वो उनका सीएम मोदी था भी वही करते थे। आपने देखा कि उन्होंने गुजरात छोड़ा, उसके बाद भी के कैलाश नाथन जो है, इनके जो एक्स ब्यूरोक्रेट वहाँ पे रह गए थे, एक्स ब्यूरोक्रेट मतलब रिटायर कर गए, उसके बाद भी रखे हुए थे सीएमओ में। तो अनटिल रिसेंटली वो वही बेसिकली सीएमओ वही रन कर रहे थे। यहाँ भी आप पीके मिश्रा को लेके आए और बाकी जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रन करते हैं, ये उनका है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं बदलना नहीं चाहिए, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद ज़रूरत हो, बिकॉज आप एक गवर्नेंस में इमेजिनेशन नहीं देख रहे हैं, फ्रेश आइडिया कि फ्रेश आइडियाज़ आप नहीं देख रहे हैं। अगर वही लोग लगातार आपके साथ 12 साल है, उसके पहले भी आपके साथ 10 साल रहे, आप ज़्यादा रहे, तो इतने लंबे अंतराल के बाद सेम चीज़ करते करते एक फटीग कर लीजिए ना, या फिर एक कर लीजिए कि आप इमेजिनेशन अब ख़त्म हो जाता है, जो कि अभी सरकार में दिख रहा है कि उनके पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स में आपको कोई इमेजिनेटिव चीज़ें नहीं आती हुई दिख रही है। तो जो आपका जो मेन बैकग्राउंड में जो बेसिक काम करते थे, अगर वो बिना इमेजिनेशन के हो जाए तो वो उसका आपका इम्पैक्ट गवर्नेंस पे पड़ता है। तो शायद उस पर मेरे ख्याल से एज ए सर की मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उस पर शायद पीएम मोदी को देखना पड़ेगा, बिकॉज आपको जब तक फ्रेश लोग नहीं होंगे फ्रेश आइडियाज़ नहीं आएंगे। दूसरा पार्ट कि बाकी आईएएस पे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मतलब कई है, लेकिन देखिए हम जिन ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं वो मोस्टली रिटायरमेंट के बाद फिर आते रहे हैं। अब ये नहीं है कि ठीक है, एक्सटेंशन कई ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर आपके यहाँ सेक्रेटरीज कई एक्सटेंशन दिए गए, उससे कई आईएएस का एक्चुअली ख़त्म हो जाता है चांस, बट ये पार फॉर द कोर्स कहें इसको आप। जी, हमारे व्यूअर हैं डिस्पैचर निक, वो पूछते हैं हाल में ही केरल में बीजेपी ने बीबी गोपकुमार नाम के एक लो प्रोफाइल एमएलए को केरल असेंबली में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर बनाया है। क्या यह कदम केरल में लेफ्ट के ओबीसी वोट जो बैंक होता है या उसको बेस होता है उसको टारगेट करने के लिए उठाया गया है? आप कह सकते हैं, बिकॉज ये इरावा कम्युनिटी से आते हैं वहाँ पे, जो ओबीसी हैं वहाँ पे, और देखिए आपको जो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, लेफ्ट का मेन स्टे जो वहाँ पर रहा है, मेन वोट बैंक है इडवाज, वो करीब 23% है पॉपुलेशन की, मतलब सब्सटैंशियल पॉपुलेशन कह लीजिए। अगर माइनॉरिटी का एक 45-46% आप हटा दीजिए तो उसके बाद सबसे बड़ा मेजर ग्रुप इनका है, जो कि लेफ्ट का मेन स्टे रहा है। और उसमें ऑलरेडी कई पिछले इलेक्शन में आप देख रहे थे कि बीजेपी उसमें काफ़ी सेंध लगा रही थी इरवाज वोट्स में। मतलब इसके पहले वाले इलेक्शन तक में भी जो पोस्ट पोल सर्वे ने जो बताया उसमें कि करीब 30% 40% तक जो है वहाँ तक बीजेपी पहुँच चुकी थी, उसने काफ़ी लेफ्ट को कमज़ोर किया है उसमें। तो अब जब लेफ्ट पावर से बाहर है और जिस तरह दिख रहा है कि उस तरह कोई लीडर बचा नहीं, पिनराई विजयन इतने ओल्ड हैं, अगला लीडरशिप उस तरह दिख नहीं रहा, तो लेफ्ट का जो फ्यूचर आपको लग रहा है कि पता नहीं कितना दिन तक खींच पाएंगे। ऑब्वियसली मतलब स्पेकुलेटिव है, हाइपोथेटिकल है, कह सकते हैं, लेकिन जब ये लग रहा है कि अच्छा कांग्रेस तो आ गई पावर में, अब बीजेपी का क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी पहले बन के आना होता है, जो जनरली आपने कई स्टेट्स में देखा। इसमें लेफ्ट जितना नीचे जाएगी बीजेपी के लिए उतना बेटर होगा आने के लिए। और उसमें जब लेफ्ट का मेन वोट बैंक जिसमें ऑलरेडी आपका एक्सपेंशन हो रहा था, उसके एक एमएलए को आपने, देखिए वहाँ 3 ही एमएलए हैं बीजेपी के, तो ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, लेकिन मुरलीधरन थे, आपके चंद्रशेखर हैं, तो उनको छोड़ के इसने एक उस वोट बैंक पे फोकस कर रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि वो ओबीसी जो रवाज हैं उसके लिए स्टेप लिया गया है। हमारे व्यूअर हैं भारत दैट इज इंडिया नाम से, वो पूछते हैं बंगाल में तो बीजेपी टीएमसी ही है एक तरह से, उसके लगभग सभी लीडर एक्स टीएमसी हैं,
लेकिन बीजेपी के पास बिहार में आरजेडी से शुरू करके जेडीयू होते हुए बीजेपी पे आने वाले सम्राट चौधरी के सिवा कोई लीडर नहीं है क्या? और आखिर किस तरह की सरकार चला रहे हैं सम्राट चौधरी बिहार में? आपको कुछ प्लान दिख रहा है उनके बिहार की तरक्की को लेके? देखिए, अभी थोड़ा अर्ली होगा उन पे कॉल लेना, लेकिन फैक्ट इज कि इस तरह पे जैसे बिहार में मोस्टली हमें जो कहा जा रहा है कि सेंटर से बेसिकली वो डिसाइड करेंगे आगे क्या होगा। वो जो देख रहे हैं कि जो रणनीति लैंड है। बैंक बनाएंगे, इन्वेस्टर्स को कैसे लेंगे। वो सम्राट चौधरी नहीं, वो सेंटर से उनको पूरा जो है सो उनको गाइड किया जाएगा। अब तक का क्या अचीवमेंट रहा है, नहीं रहा है, मेरे ख्याल से अभी उस पर नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी अर्ली है। जी, वैभव जानना चाहते हैं, वो कहते हैं अब तो ये लगभग तय हो गया है कि भगवंत मान का जो वीडियो है वो असली है, और आप इस स्कैंडल को पंजाब के पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं? देखिए, भगवंत मान के उस कंट्रोवर्शियल वीडियो पे मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्लेम्स है, काउंटर क्लेम्स हैं। तो एक बार जब तक उस पर सर्टेनिटी पूरा सेटल नहीं हो जाए, तब तक उस पर कमेंट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। जी, हमारे एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगी हमारे व्यूअर हैनिबल का। वो कहते हैं जनता में हर दिन थकान और नाराज़गी बढ़ रही है गवर्नमेंट को लेके, और वो कहते हैं पीएम मोदी अपनी, वो कहते हैं घिसी-पिटी बातें जारी रखे हुए हैं। क्या अपने भाषण में समस्याओं को ना बताना, मानना और सिर्फ गोलमोल सपने दिखाने वाले वादे करना लंबे समय के लिए हेल्दी और टिकाऊ हैं? इसके पीछे उनकी और उनकी टीम का क्या मकसद है? देखिए, मैं नहीं कहूँगा घिसी-पिटी बातें वो कर रहे हैं। अपना विज़न, प्रोग्राम्स अपना कहते रहते हैं, अपने अचीवमेंट्स कहते रहते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी कहे और जिनका जो भी दावा होता है, लोग डिसाइड करते हैं जो उनका एक लिव्ड इन एक्सपीरियंस जो रहता है, जो उनका अपना अनुभव रहता है। अब पॉवर्टी कितनी, मतलब गरीबी कितनी गई, कितने करोड़ निकले, वो उस आदमी के लिए मैटर नहीं करता है कि सरकार ने निकाला कि नहीं, जो अभी भी गरीब है। या आपने कितने लाख, कितने करोड़ जॉब्स क्रिएट कर दिए, वो उस यंगस्टर के लिए मैटर नहीं करेगा जो कि शायद 12 साल से अभी तक अनएम्प्लॉयड है, उसको मिला ही नहीं है। तो सरकार के दावे एक तरफ होते हैं, जनता का अपना एक्सपीरियंस दूसरी तरफ होता है। उसमें कितना मैच है, मिसमैच है, इस पे कहना अभी मुश्किल है मुझे। हमारे दर्शकों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह। अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें।